अक्सर जब एक आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए कोई कपल किसी आईवीएफ क्लिनिक में जाता है ना, तो उनका सबसे पहला जो सवाल होता है एक आईवीएफ प्रैक्टिशनर को, वो होता है कि डॉक्टर, क्या ये ट्रीटमेंट से हमें 100% बच्चा मिलेगा? इस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट क्या है? और क्या हमारी केस में हमें आईवीएफ से बच्चा होगा या नहीं होगा? आज के वीडियो का जो विषय है वो यही है कि आईवीएफ सक्सेस रेट किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, और इन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं आप सभी को बहुत विस्तृत रूप से जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर चिन्मय पत्की और आप सभी से मैं बात कर रहा हूँ ईशा वुमेन्स हॉस्पिटल मुंबई से। चलिए बात करते हैं उन सभी फैक्टर्स के बारे में जिसके ऊपर आपका आईवीएफ सक्सेस रेट निर्भर होता है। सबसे पहला नंबर 1 फैक्टर जो होता है वो होता है एज ऑफ पेशेंट। देखिए, कोई 25 साल का कपल, कोई 30 साल का कपल, कोई 35 या कोई 40 साल का कपल अगर क्लिनिक में आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं ना, तो मैं सबसे पहले उनको यही बात बताता हूँ कि 40 साल के कपल का आईवीएफ का सक्सेस रेट एक 25 साल के कपल जितना नहीं होने वाला है। क्यों? तो उसका कारण है उम्र, एज। जब स्त्री का एज बढ़ेगा तो उसके अंडों की क्वालिटी कम हो जाती है, और यही कारण होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे अंडों की क्वालिटी कम होगी, और उसके वजह से जो एम्ब्रियोज बनेंगे वो एम्ब्रियोज की क्वालिटी भी कम होगी। इस कारणवश जो एम्ब्रियोज बनेंगे उसमें से कई सारे एम्ब्रियोज जब उम्र ज़्यादा होती है तो वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होते हैं, और अगर वो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होंगे तो उनसे बच्चा मिलने की संभावना कम होती है। जो दूसरा कारण है आईवीएफ ट्रीटमेंट में अलग अलग कपल्स के लिए अलग अलग सक्सेस रेट होने का, वो है पेशेंट का हिस्ट्री। मतलब मान लीजिए आपने एक साइकिल कराया और उसके बाद अगर आपको डॉक्टर ने ये बात बताया कि नहीं, स्पर्म का क्वालिटी अच्छा नहीं है या एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो शायद आप दूसरे या तीसरे बार भी ट्राई करोगे। लेकिन अगर 3 बार ट्राई करने के बावजूद हर बार अगर आपको डॉक्टर्स यही बता रहे हैं कि एग का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो क्या बार बार साइकिल करने से आपको आईवीएफ ट्रीटमेंट में सक्सेस मिलेगा? नहीं। ऐसे वक्त कुछ अलग ऑप्शंस के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे कि डोनर एग्स के बारे में या डोनर स्पर्म्स के बारे में। तो अगर आप ट्रीटमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि अगर आपका काम 2 या 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है, तो उसके बाद अगर स्ट्रैटेजी चेंज अगर आप और आपके डॉक्टर्स मिलके करते हो तो सक्सेस रेट मिल सकता है। लेकिन अगर वही सेम चीज़ अगर हम चालू रखेंगे तो 2 क्या 10 साइकिल के बाद भी सक्सेस रेट नहीं बढ़ने वाला है। जो तीसरा फैक्टर है वो है कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। मतलब क्या कारण है जिसके वजह से आप आईवीएफ कर रहे हो। अगर आप आईवीएफ ट्यूब बंद है, फैलोपियन ट्यूब बंद है, इसके लिए करने जा रहे हो तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आप आईवीएफ लो स्पर्म काउंट है इसके लिए करने जा रहे हैं तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अगर आप आईवीएफ मान लीजिए इसके लिए कर रहे हो कि कुछ कारण ही पता नहीं है, या फिर मान लीजिए अभी तक कुछ कारण इन्वेस्टिगेशंस में आया नहीं है, या फिर यूट्रस के लाइनिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर एग के क्वालिटी का मान लीजिए एएमएच बहुत कम है, ऐसे कुछ रीजंस हैं, तो ऐसे केसेस में फिर आईवीएफ का सक्सेस रेट कम होगा। तो आप आईवीएफ किस चीज़ से, किस वजह से कर रहे हो, वो वजह भी उतनी इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एएमएच। अक्सर कोई स्त्री जब आईवीएफ कराने के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट क्लिनिक में जाएंगे उस वक्त उनका एक ब्लड टेस्ट लिया जाता है, वो होता है एएमएच। इसका लॉन्ग फॉर्म है एंटी मुलेरियन हार्मोन। और ये जो ब्लड टेस्ट है एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये हमें ये बताता है कि स्त्री के अंडकोश में एग्जैक्टली कितने अंडे हैं। ये एएमएच का वैल्यू जितना अच्छा होगा उतना आपके केस में
मिलने वाले अंडों की क्वालिटी अच्छी होने की संभावना है और उतना आपके केस में आईवीएफ का सक्सेस रेट भी अच्छे होने की संभावना है। अगर AMH बहुत कम है, 0.5 से भी कम है, तो ऐसे केसेस में ये हो सकता है कि कुछ केसेस में अंडों की क्वालिटी अच्छी ना निकले। हालांकि ऐसे सभी केसेस में नहीं होता, कितने तो केसेस में AMH कम होने के बावजूद हमें अच्छे क्वालिटी के अंडे मिल जाते हैं, जिससे अच्छे एम्ब्रियोज भी बनते हैं और सक्सेस रेट भी अच्छा होता है। नेक्स्ट फैक्टर जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है जब हम IVF ट्रीटमेंट की बात करते हैं, वो है लाइफस्टाइल। देखिए, अगर हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल कर रहा है, अगर वाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और अल्कोहल की आदत है, तो ऐसे केसेस में जो स्पर्म और एग मिलने वाले हैं उनका क्वालिटी अच्छा नहीं होने वाला है। तो कैसे संभव है कि एक कपल जो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहा है और एक कपल जिनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या दोनों का सक्सेस रेट सेम होगा? नहीं। इस कारणवश आपको समझना पड़ेगा कि जब आप IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपका लाइफस्टाइल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है जिसके बारे में पेशेंट्स को बहुत कम जानकारी होती है, वो है एम्ब्रियो क्वालिटी। एम्ब्रियो क्वालिटी मतलब क्या? जब स्पर्म और एग लैब में इकट्ठा आते हैं और जब एग फ्यूज होता है स्पर्म के साथ, तब एग फर्टिलाइज होने के बाद जो लैब में सेल बनता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो, जिसे हम बाद में यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिससे बच्चा बन सकता है। तो ये जो एम्ब्रियो की क्वालिटी है ये सब में समान नहीं होती। कुछ पेशेंट्स में एम्ब्रियोज बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पेशेंट्स में नहीं होते। तो मैं आज आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको समझेगा कि आपके केस में एम्ब्रियोज अच्छे हैं या नहीं है। आपको आपके डॉक्टर्स को केवल एक सवाल पूछना है कि डॉक्टर, मेरे एम्ब्रियो का ग्रेडिंग क्या है और क्या मेरी केस में एम्ब्रियोज 5वें दिन तक, मतलब ब्लास्टोसिस्ट तक ग्रो हो पा रहे या नहीं। मान लीजिए अगर आपके एम्ब्रियोज डे 2 या डे 3 को ही ट्रांसफर हो गए हैं, लेकिन एम्ब्रियो का क्वालिटी अगर डॉक्टर्स बोल रहे अच्छा है तो ठीक है। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है कि एम्ब्रियो का क्वालिटी खराब है, इसकी वजह से डे 2 या डे 3 का ट्रांसफ़र किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एम्ब्रियोज का क्वालिटी अच्छा नहीं है, इसकी वजह से वो 5 दिन तक ब्लास्टोसिस्ट तक नहीं ग्रो हो रहे हैं, इसकी वजह से उनको डे 2 या डे 3 में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो स्वाभाविक रूप से उन केसेस में एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपके एम्ब्रियोज डे 5 तक ग्रो हो रहे हैं, ग्रेड A के एम्ब्रियोज हैं, तो ऐसे केसेस में आपको बच्चा मिलने की संभावना भी उतनी अच्छी है। मतलब एम्ब्रियो का क्वालिटी जितना अच्छा, IVF का सक्सेस रेट उतना ही अच्छा। नेक्स्ट फैक्टर जिसकी हम बारे में बात करेंगे, जो कि पेशेंट के बारे में नहीं है बल्कि क्लिनिक्स के बारे में है। आप कहाँ पे IVF ट्रीटमेंट ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IVF एक ऐसा साइंस है जो बहुत टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। जब कोई IVF क्लिनिक आपको कटिंग एज टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है, सभी एडवांस साइंटिफिक टूल्स ऑफर कर रहा है, आपके ट्रीटमेंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स, अच्छे क्वालिटी के जो कंज्यूमेबल्स है वो यूज़ कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके क्लिनिक में IVF का खर्चा ज़्यादा होने वाला है। तो आपको जब आप क्लिनिक चूज़ करते हो ना, तो उसमें ये भी चीज़ें देखनी है कि क्लिनिशियन का एक्सपीरियंस कितना है, वो कितने साल से इस प्रैक्टिस में है, क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या फुल टाइम एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल है, वो कौन कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये सभी चीज़ें बहुत मायने करती है। क्यों? क्योंकि क्लिनिक और डॉक्टर जितना ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, IVF का सक्सेस रेट उतना ही अच्छा होगा। तो ये थे फैक्टर्स जिसके ऊपर आपके केस में IVF का सक्सेस रेट डिपेंड करता है। अक्सर क्या होता है, जब IVF होता है तो कपल्स क्या सोचते हैं कि इस केस में तो होना ही है बच्चा, और फिर नहीं होता तो अक्सर वो लड़की खुद को कोसती है कि अरे शायद मेरी यूट्रस में ही कुछ खराबी है जिसके वजह से बच्चा नहीं मिला। उन्हें ये पता ही नहीं है कि इन सभी कारणों की वजह से IVF का सक्सेस रेट अलग अलग केसेस में अलग अलग है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जब आप IVF डॉक्टर के पास जाते हो कि आपका उम्र क्या है, आप किस वजह से IVF कर रहे हो, आपका AMH क्या है,
एग क्वालिटी क्या है, स्पर्म क्वालिटी क्या है, एम्ब्रियो क्वालिटी क्या है, क्लिनिक कैसा है, डॉक्टर का एक्सपीरियंस कैसा है, ये सभी चीज़ें जब हम इकट्ठा करते हैं ना, तब हम जवाब दे पाते हैं कि आपके केस में आईवीएफ का सक्सेस रेट कितना होगा। आईवीएफ ट्रीटमेंट के बारे में आप कुछ भी जानकारी अगर चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिए, हम उस चीज़ का ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।